नमस्कार। मिशन 50 की तरफ से जो मास्टर स्ट्रोक आपकी है, इस मास्टर स्ट्रोक इंडियन इकोनॉमी है जो दिल्ली टीम के द्वारा बनाई गई है। इसका लास्ट एपिसोड में मैंने 32 तक 1 से 1 to 32 हमने डिस्कशन दिया था, एनालिसिस दिया था। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे 33 से लेकर के आगे, ठीक है। यानी 33 से आगे के हम डिस्कशन देखते हैं। 30 मिनट में जितना होता है उसको देखेंगे। तो 33 में आप देखिएगा, कहता है कि बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो हमारा बिहार राज्य कोऑपरेटिव मिल्क जो प्रोडक्शंस जो हमारा एसोसिएशन यानी फेडरेशन जो बनी थी, इसका निर्माण यानी इसका स्थापना 1983 में हुआ था, 1983 में हुई थी। और एक्चुअली ये जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो मिल्क यानी दूध और दूध के द्वारा जितने भी बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ये कार्य करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मुख्य रूप से करता है। लाइक जैसे आप सुधा डेयरी को ले लीजिए, तो सुधा डेयरी जो है इसी का एक प्रोडक्ट आप मान लीजिए, ठीक है। दूसरा तो यानी इसका सी आंसर होगा। 34 में देखिएगा, बिहार में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ। तो बिहार में सबसे पहले यदि हम सीमेंट कारखाना की बात करते हैं तो बिहार में हुआ था 1937 में, जो आपको कल्याणपुरी के नाम सुने होंगे। बंजारी एक गांव है आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो वहीं पर इसकी सबसे पहले स्थापना हुआ था 1937 में। तो इसमें आपका ऑप्शन 1937 नहीं है, इसलिए 34 का आंसर आपका ई चला जाएगा। 35 में देखिएगा, बिहार में 3.45 करोड़ जो श्रमिक हैं उनमें कितने पुरुष हैं। तो ये जो बिहार सरकार का जो डेटा आई है उस डेटा के आधार पर 2.50 यानी 2.5 करोड़ उनमें से जो जनसंख्या है यानी बी आंसर हो जाएगा, वो हमारा जो है श्रमिक जो है, ठीक है, उसमें से पुरुष हैं। इसको आप मनरेगा वाला जो डेटा देखिएगा बिहार का, तो उसमें भी इसको स्पष्ट आपको कर दिया जाएगा। 36 में देखिएगा, किस वर्ष तक बिहार नियोजन एवं रोजगार उपलब्धि भारत में सर्वप्रथम था। तो देखेंगे यदि इसका इतिहास देखा जाए, जैसा कि बिहार 1911 में अलग हो जाती है, 1911 में। फिर हम देखा कि 2000 में नवंबर 15 2000 को बिहार जो है झारखंड अलग होती है। 1936 में हमने देखा था बिहार से उड़ीसा अलग हुई थी। तो उस तरह से धीरे धीरे जिस तरह से टूटते गया, कुछ ऐसे हमारे पास जो प्राकृतिक बिहार के संसाधन थे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते गए। जैसे कि 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग होती है तो लगभग 75% आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो मुख्य रूप से जो हमारा उद्योग लायक जो चीज़ें थी, उद्योग लायक आप कह सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी देने वाली चीज़ें थी, उसको क्या हुआ तो झारखंड में चला गया, ठीक है। तो इसका इतिहास देखिएगा तो 1956 यानी देश की आज़ादी और देश की जो हमारी गणतंत्रता थी उसके बाद तक 1956 तक बिहार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो प्लानिंग और जो एम्प्लॉयमेंट की जो अवेलेबिलिटी थी वह भारत में हम कह सकते हैं प्रथम पोजीशन से उस समय तक था। तो इसका आंसर सी चला जाएगा। 37 में देखिएगा कि बिहार में महादलित जातियों की संख्या क्या है। तो यदि इस डेटा को आप देखिएगा तो सितंबर में जो हमारे डेटा आई है, इस सितंबर के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा महादलित दलित जो ST SC जो हमारी कम्युनिटी है या ST SC जो हमारे एक जो मंत्रालय है उस आधार पर जो डेटा निकली है, तो वहाँ पर अभी तक बताया जाता है कि उनमें अभी तक 22 ऐसे मतलब कह सकते हैं उनकी कैटेगरी जो होती है, खासतौर पर ST SC जो कैटेगरी, उनमें भी जो जाति की बात होती है, कास्ट की बात होती है, तो उनमें 22 अभी कास्ट हैं। पिछले यदि देखेंगे तो पिछला हमारा 2000 आप 17-18 में देखिएगा तो उसमें 18 था। अगला क्वेश्चन 38 में है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन विद्युत अधिनियम के तहत किया गया था। यानी इसमें हमें विद्युत, तो इसको हम शॉर्ट में यदि बता दें तो विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 का धारा 5 के तहत हुई थी। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा आपको इतिहास बता दूं तो इसके इतिहास में आप देखिएगा तो जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड, जिसको BSPHCL जो बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी BSEB बोर्ड भी बोलते हैं। तो ये जो है खास तौर पे हमारा बिहार सरकार का एक, बिहार सरकार इसको ऑन करती है, नहीं बिहार सरकार इसका मुख्य है या कह सकते हैं मालिक है, ठीक है। और जिसकी स्थापना हम देख सकते हैं कि 1958 में 1958 में हुआ था और एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुई थी, ठीक है। तो ये बिहार सरकार एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको उद्घाटन की थी एक कॉरपोरेशन, और जो हुई थी आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 का सप्लाई एक्ट के अंतर्गत इसको स्थापित की गई थी। तो इस आधार पे आपका 38 का जो आंसर हो जाएगी वो आपका आंसर बी चला जाता है। आप देखेंगे 39 में क्वेश्चन कहता है कि बिहार में वर्ष 2021-22 तक कितनी ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान किया गया, यानी इस्टीमेशंस की बात करी थी। बिहार सरकार का भी वर्तमान की डेटा भी आप देख सकते हैं। तो इसका 5824 यानी 5824.8 करोड़ यूनिट इसका अभी आया था। तो इसका सी आंसर होगा। 40 में देखिएगा कि बिहार झारखंड विभाजन के
फलस्वरूप कितनी प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई। तो अभी हमने क्या बताया कि ज़्यादातर जैसे झारखंड अलग हुआ वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, वैसे जो हमें हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने में वो अपने आप को कहीं ना कहीं एबल थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में से लगभग 70.4% जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई था वो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि झारखंड में वो चला जाता है या झारखंड में उसकी पार्टनरशिप में चली जाती है। तो इस आधार पे इसमें आप देख सकते हो 70.4% आपका ऑप्शन सी दे रहा है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 41 में देखिएगा, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है। देखिएगा तो ये स्वर्ण यानी गोल्डन क्वाड्रल आप सुने होंगे, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस तरह के हुआ था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सड़कों को जोड़ने की बात हुई थी, ठीक है। तो इसमें हमारा NH2 हो जाता है, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें NH2 हो जाएगा, नेशनल हाईवे जो 2 है। ये मुख्य रूप से देखिएगा तो ये जैसे आपको दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इसको ये जोड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये जो हमारा NH2 है ये आपका दिल्ली और कोलकाता के बीच में दोनों को मतलब जोड़ता है, यानी कह सकते हैं हमारा देश की राजधानी तथा पश्चिम बंगाल ये दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और इसकी भी जो डिस्टेंस है वह 1465 किलोमीटर है, 1465 यानी 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और ये यदि हम बिहार की बात करें, क्योंकि आपको BPSC में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि NH जो है कि बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, तो इसमें आप याद रखिए कैमूर हो जाता है, फिर हमारा रोहतास हो जाता है यानी सासाराम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद हो जाता है और गया हो जाता है। मुख्य रूप से 4-5 ऐसे जिला हैं जिससे होकर के भारत के जो NH2 है नेशनल हाईवे है ये गुजरती है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर बी है, ठीक है, NH2। 42 में कहता है पटना इलाहाबाद जल मार्ग पर कब से कार्य प्रारंभ हुआ। तो हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, जो हमारा प्रयागराज और हल्दिया के बीच में हमने बात की थी, उसमें हमने ये भी डिस्कशन किया था कि पटना के गायघाट में एक निन्नी नौवहन राष्ट्रीय नौवहन संस्थान की हम चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न होता है कि यहाँ प्रारंभ कब हुई थी। तो अभी वर्तमान की स्थिति को देखे जाए तो सरकार जिस तरह से कह सकते हैं इम्पोर्टिंग जो भी हमारे पास हेवी जो चीज़ें होते हैं उसको लाने के लिए, पब्लिक चीज़ों को लाने के लिए सरकार ने इसको अंततः 14 फरवरी 2004 को इसको मुख्य रूप से कर सकते हैं लॉन्चिंग किया था, स्टार्टिंग किया था, ठीक है, यानी बी आंसर हो जाएगा। 43 में देखिए बिहार में BSNL के माइक्रोवेव सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका 23 सितंबर 2011 को खासतौर पर बिहार में BSNL के जो माइक्रोवेव जो सिस्टम थी इस फैसिलिटी को मुख्य रूप से लॉन्चिंग जो की गई थी बिहार में, तो इसका आंसर बी चला जाएगा। 44 में देखिएगा कहता है बिहार में कितनी संख्या में बिस्वान BSWAN की बात कर रहा है। बिस्वान यानी में होता है बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आरसीड है, यानी अभी भी कहता है कि जो बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है अभी भी वर्तमान में ऐसे कितनी इनकी संख्या है जो मुख्य रूप से भी बिहार में एक्टिव है। तो ये अभी आप वर्तमान के डेटा देखिएगा तो सितंबर तक के डेटा में देखिएगा तो देता है 484 हमारे पास बिस्वान ऐसे हैं जो अभी भी वर्तमान में बिहार में एक्टिव है, यानी इसका आंसर डी है। 45 में देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। तो हम सभी को पता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन से डायरेक्ट हम बात कर लें तो हम सभी को पता है कि भारत की सबसे बड़ी जो कॉमर्शियल बैंक है वो हमारा क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मायने से कॉमर्शियल बड़ी बैंक है, इससे प्रूफ ये होती है कि इनकी ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा होंगी, साथ ही साथ इनकी जो कंज्यूमर होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, इनकी फैसिलिटी अच्छी होगी तभी तो कंज्यूमर जुड़ रहे होंगे। यानी ओवरऑल यदि आप एक नॉर्मल थॉट के साथ भी इसको आंसर लेके आते हैं तो आप इस आधार पर, या आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि बैंकों का सबसे ज़्यादा NPA की यदि हम स्थिति को देखें तो पहले भी हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होती है कि जो लोग जिससे ज़्यादा जुड़ेंगे वो ज़्यादा लॉस में भी जा सकते हैं, कभी प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं बिहार में, ठीक है। तो इस आधार पर आंसर इसका सी चला जाता है। 46 में कहता है बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में कितना था। अब देखिएगा यदि हमारा प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम आता है सेंटर में तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा NI होता है यानी नेशनल इनकम होता है या नेट नेशनल जो हमारा प्रोडक्ट होती है उसमें हम देश की जनसंख्या से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति, बिहार की बात कर रही है तो बात कर रही है 2017-18 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम बिहार का पर कैपिटा इनकम निकालें तो बिहार सरकार की जो हमारा जो टोटल इनकम होगा, रेवेन्यू होगा साल का, ठीक है, यानी कह सकते हैं राज्य का जो वर्षीय जो उसका इनकम होगी, तो टोटल जो बिहार सरकार की जो इनकम होगी और बिहार की जो टोटल हमारे भी जनसंख्या वर्तमान में, वो जनसंख्या जब हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा फाइनल वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा जो हो जाएगा वो हमारा राज्य का पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। लेकिन प्रश्न होता है 2017 से 18 का, तो 2017-18 में देखिएगा तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति जो आय थी वह 36,964 रुपया था, 36,964
64, यानी आंसर बी चला जाता है। 47 में कहता है आपका कि बिहार में दूरभाष घनत्व है। दूरभाष का मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन की बात कर रही है, ठीक है, यानी टेलीफोन का डेंसिटी की बात कर रहा है। तो इसकी यदि आप इतिहास देखिएगा तो मुख्य रूप से यदि डेंसिटी की बात करें तो 2016 में जो था इसकी डेंसिटी मात्र 54 था, 54 था। लेकिन अब यदि 2018 में देखिएगा तो ये बढ़ करके 63 हो गई। लेकिन अभी हम डायरेक्ट बात करें तो बात हो रहा है जैसे हम क्या दे रहा है, टेली डेंसिटी का, यानी हिंदी में हुआ आपका दूरभाष घनत्व, ठीक है। तो दूरभाष घनत्व यानी टेली जो डेंसिटी होता है इक्वल टू आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टेलीफोन बाई 100 पीपल, यानी नंबर ऑफ टेलीफोन का मतलब हुआ कि फ़ोनों की संख्या, टेलीफोनों की संख्या बाई 100 लोगों से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 100 लोगों पर प्रति व्यक्ति पर कितना हमारा टेलीफोन पड़ रहा है। तो इस आधार पर 16 में था 100 में 54 लोगों के पास, 18 में देखते हैं तो ये 63 लोगों के पास पहुंचा। अभी की वर्तमान की यदि स्थिति देखें तो माइनस वाला अब तो बढ़ गई है। लेकिन जो 7 सितंबर 2020 का बिहार सरकार ट्राई का जो रिपोर्ट है ना, टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं, तो 7 सितंबर 2020 का जो हमारा ट्राई का भी रिकॉर्ड आया है या सर्वे आया है या उसका कह सकते हैं जो डेटा आया है, इस डेटा पर आप देख सकते हैं कि बिहार में जो है टेली डेंसिटी जो है वो 52.54% हो गया है, ठीक है, 52.54% यानी 52.54% है। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, नेशनल बात करते हैं तो 86.15% यानी इंडिया का है 86, यानी इंडिया में यदि देखते हैं तो 100 में 86 से 86 मोटा मोटी ले लीजिए और ज़्यादा मैक्सिमम 87 होगा, 87 लोगों के पास 100 में टेलीफोन है। लेकिन यदि बिहार की बात करें तो वही लगभग 52 से 53 लोगों के पास टेलीफोन है। तो इस आधार पर आंसर इसमें आपको 47 का नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर इसका ई चला जाएगा। 48 की बात करते हैं। 48 में कहता है मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो बिहार में मखाना शोध संस्थान हमारा दरभंगा में है, ये याद रखिएगा, डी आंसर होगा। 49 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। इको जो हमारा सीमेंट फैक्ट्री, यदि हम बिहार की बात करते हैं, आई थिंक बिहार की बात कर रहा होगा, हाँ बिहार एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यदि हम बिहार की बात करें तो कुल्हरिया का नाम सुने होंगे आपको। एक भभुआ जो है ना, भभुआ गांव के पास एक गांव है जिसको नाम है कुल्हरिया, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी इको सीमेंट फैक्ट्री का, और जो इसकी जो कमेंसमेंट हुई थी, शुरुआत हुई थी, वह सितंबर 2018 में हुआ था। उस समय से ये लगभग अपना कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी अपने प्रोडक्शंस पे देते जा रहा है। 50 क्वेश्चन में देखिए बिहार राज्य में कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती होती है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि बिहार में टोटल जो हमारे पास लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसमें लगभग 6% हमारा जो लैंड है उस पर हमारा एग्रीकल्चर होता है। उसके अलावा देखिएगा 51 का देखिएगा कि बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण उपनिवेशवादी शक्तियाँ यहाँ आकर्षित हुई। मतलब यहाँ पर ऐसे कौन सी कह सकते हैं मिनरल्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी अधिक मात्रा में है, जिसके कारण जो था उपनिवेशवादी जो शक्तियाँ थे यहाँ आए। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मार लीजिएगा पहले सोरा जो है, खासतौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको बिहार के सारण जिला जो छपरा हम लोग कहते हैं वहाँ पर एक मांझी पंचायत है, ठीक है। तो मांझी में सबसे ज़्यादा सोरा का कह सकते प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। उसके अलावा भी आप बात कीजिएगा तो बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जगह हैं, जैसे एक सारंग है, गोपालगंज, फिर वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, नवादा है, शेखपुरा है, आपको हाजीपुर है, तिरहुत है, पूर्णिया है। ये सारे जो जिला है, सारे जिला में मुख्य रूप से सोरा प्राप्त किया जाता है, यानी आंसर इसका सी चला जाएगा। 52 में कहता है कि फेलपार नामक जो खनिज है बिहार के किस जिले में पाया जाता है। फेलपार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, 2 जगह जमुई है, एक जगह है बांका, एक गया है। तो मुख्य रूप से इसका गया, जमुई और मुंगेर 3 जगह ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर मुंगेर भी हो जाएगा और गया भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुंगेर और जमुई 2 दिया है, यानी जमुई और गया, तो उस आधार पर इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी 1 से अधिक हो जाएंगे। 53 में देखिएगा, 53 में कहता है स्वर्ण संचित भंडार। तो बिहार में यदि हम स्वर्ण की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा सोना जो होती है ना, सोना मुख्य रूप से आप देखिएगा तो जमुई में ऐसा एक है, जमुई में पाया जाता है, और उसके अलावा बगल में उसका मुंगेर है। तो मुंगेर में भी गोल्ड का आप कह सकते हैं, गोल्ड का भंडारण पाया जाता है। और यदि हम जमुई की बात करें तो जमुई में एक करमटिया जगह है, ठीक है। तो करमटिया, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका करमटिया से है, तो करमटिया मुख्य रूप से आपको जमुई में है। उसके अलावे भी कह सकते हैं मुंगेर में भी गोल्ड स्टोरेज हैं, वहाँ पर भी पाए जाते हैं।
54 में देखिएगा आप, कहता है बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। बिहार में हेमेटाइट लोहा का जो अयस्क होती है, लोहा के जो प्रकार होती है, तो बिहार में यदि हेमेटाइट आयरन ओर की बात करें तो मुख्य रूप से बिहार का आपको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इसको प्राप्त किया जाता है। 55 में देखिएगा पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। तो पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड बिहार में मुख्य रूप से देखा जाए तो रोहतास में पाया जाता है, यानी बी आंसर होगा। 56 में देखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्न में से क्या है। अब ऑप्शन इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट बेस है, ठीक है, यूपीएससी बेस का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसमें बताया गया है कि भारत में 2019 में वायु प्रदूषण, ये सही है कि अभी जो रिपोर्ट आई है, खासतौर पर यदि आप देखिएगा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 जो आई है, इसमें बताया गया था कि 2019 में वायु प्रदूषण 16.7 लाख लोगों की इससे मृत्यु हुई थी, ठीक है, जिनमें से 1 लाख से अधिक जो थे उम्र कह सकते हैं अधिक उम्र के 1 महीने से कम की उम्र वाले लोग थे। दूसरा है कि इस रिपोर्ट को अमेरिका के गैर सरकारी संगठन हेल्थ इफेक्टिव्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, यानी दोनों का दोनों इसमें सही है। इसके अलावा मैं थोड़ा बता दूं तो जो यहाँ पर नाम आ रहा है हेल्थ इफेक्ट जो इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1980 में हुआ, 1980 में हुई थी। और जो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी वो खास तौर पे बोस्टन जो आपको अमेरिका में है, तो अमेरिका के बोस्टन में इसको हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, इसका दोनों आंसर सही है, दोनों ये रिपोर्ट इसकी सही है। अब देखते हैं हम, आपको 55 का देखिएगा, ठीक है, तो सॉरी 57 का देखिए। तो 57 में कहता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी CPI-IW जो होता है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कहता है इनमें से कौन सी सही है, ठीक है। सबसे पहले है कि इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है, ये सच है। इसका नया आधार वर्ष 2016 है, ऐसे नहीं है, यानी इसका आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा है 58 कहता है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिएगा तो पहला जो है यह अधिनियम व्यक्तियों, संघों और कंपनियों के लिए विदेशी योगदान की प्राप्ति तथा उपयोगिता के नियंत्रित करता है, ये आपका आंसर गलत है। दूसरा है विदेशी योगदान से तात्पर्य किसी विदेशी निकाय द्वारा मुद्रा सुरक्षा या लेख जिसको निर्दिष्ट रूप से परे का दान का हस्तांतरण करता है, ये सही है। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो पूरा स्टेटमेंट बेस है, ठीक है। तो 58 का यदि आप आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा 2 और 3 इसका होगा, पहला इसका आंसर गलत है। और ये सारे के सारे आप देखिएगा तो अभी करंट का है, ये सारे करंट हमारा रिपोर्ट भी आए हुए हैं। 59 में देखिएगा कि OECD का जो बात कर रहा है, ठीक है, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट की बात कर रही है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो OECD के बारे में आपने भी स्टडी किया होगा। ये सबसे पहले क्या है, ये हमारा इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले, यानी इसको हिंदी में यदि बात करें तो यह एक अंतर सरकारी आर्थिक हमारा संगठन है जो विश्व भर में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड भर में लोगों की जो आर्थिक और सामाजिक जो कल्याणकारी जो वर्क होते हैं, कल्याणकारी जो आपका सबका प्लान होता है, योजना होता है, ठीक है, तो वे सारे को सुधार लाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का जो स्ट्रेटजी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार का जो पॉलिसी होता है, इसका ये निर्माण करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में इस संगठन के लगभग 37 सदस्य हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, और 37वां जो सदस्य कोलंबिया, ये फैक्ट है। और इसको कहता है कि अप्रैल 2020 को OECD का सदस्यता बना दी गई, यह फैक्ट है। भारत जो है OECD का सदस्य देश है, यानी ओवरऑल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि यदि हम पहला ऑप्शन देखें, अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में लोगों को आर्थिक, तो पहला आंसर सही है, दूसरा सही है, और तीसरा जो है भारत OECD का सदस्य देश है, ये एक्चुअली आंसर इसका गलत होगा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, यानी आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, थर्ड हमारा इसका आंसर गलत होगा, भारत इसी सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं हम 60 का देखिएगा। 60 का आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब मतलब इसमें क्या करना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, देखा जाए तो एक सामाजिक जो होता है, सोशल एक हमारा एक चैलेंज है, चुनौती है कि आज पूरे विश्व इतने डेवलप हो गए, इतने हमारे साइंस आगे हो, इतने टेक्नोलॉजी आगे हो गए, पहले के अपेक्षा आज का डेट में हमारे पास प्रोडक्टिविटी अच्छे भी हो गए, उसके बावजूद भी ये हंगर इंडेक्स जो है ये कहीं न कहीं पूरे खासतौर में भारत की यदि हम बात करें तो भारत को आप देख सकते हैं कि बहुत दयनीय स्थिति इसमें अभी भी है। तो अब बात करते हैं इस इंडेक्स में भारत देखिए आ गया, तो भारत का
जो स्थान है 107 देशों में 94 है, यह फैक्ट है। उसके अलावा देखते हैं कि यह दुनिया के देशों में भूखमरी व कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की गणना और इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल ये एक प्रोडक्ट के रूप में एक मेथड को ये डेवलप करती है। इसके कंसर्न इसको जो जारी करने वाला है उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर शिल्पे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार, मतलब ये 2 देशों की चीजें हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसका तीनों का तीनों जो आपके पास स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट आपकी सही आती है और ये भी करंट का क्वेश्चन है। 61 में देखिएगा नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जिसको स्टार्ट बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 5 फरवरी 2011 को स्थिति में, यह फैक्ट है, सही है। कहता है अमेरिका और रूस के बीच में जो है स्टार्ट संधि हुई जिसके तहत जो परमाणु जो शस्त्रागार यानी जहाँ पर परमाणु जो आर्मरी आप कर सकते हैं, एटॉमिक जो आर्मरी होते हैं, ठीक है, उसको कम करने की वो दोनों में एकॉर्ड हुआ था, दोनों में एक सहमति बताई गई थी, यह फैक्ट है। और यह संधि जो थी यह जो संधि थी यानी यह कह सकते हैं जो ट्रीटी थी, यह ट्रीटी मुख्य रूप से 2021 में व्यक्तिगत हुई, ठीक है, डॉक्ट्राइन हुई। यानी ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो 61 का जो ऑप्शन हमारा 3 स्टेटमेंट देता है, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट इसका फिर सही आता है। 62 में हम देखते हैं आगे देख करके क्या कहता है। हाल में चर्चा में रहे यूरोपीय देश अंडोरा का आप नाम सुने होंगे। अंडोरा अभी हमारा ऐसी वर्तमान में आप सुने होंगे, अंडोरा हमारा IMF का एक सदस्य बन चुका है, ठीक है। तो अंडोरा के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्पेन और फ्रांस के से घिरा हुआ स्थलबद्ध राय दोनों के बीच में है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फ्रांस और दोनों के बीच में है। उसके अलावा कहता है यह IMF का नवीनतम 190वां सदस्य बना है, एकदम फैक्ट है। यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और इसकी मुद्रा, सही बात है, यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, ठीक है, और सदस्य होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और इसकी मुद्रा यूरो है। ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, ध्यान दीजिएगा। नहीं, अच्छा चलिए तो ऑप्शन में हम चलते हैं, क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य है लेकिन इसका जो कह सकते हैं मुद्रा जो है ये यूरो नहीं है। यानी उस आधार पर तब हम चलते हैं तो इसका ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, शायद तीसरा गलत होगा, यानी 1-2 आंसर सही होगा, तीसरा नहीं होगी, क्योंकि ये सदस्य तो है लेकिन इसका करेंसी जो है ये नहीं है। आगे देखिए निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक आप देख लीजिएगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, पंजाब नेशनल 1894, केनरा बैंक 1906, यानी यूको जो बैंक है इसका आंसर गलत है, 1985 गलत है, यानी इसका आंसर सी चला जाता है। 64 में देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कहता है डायरेक्ट हम देख लेते हैं इलाहाबाद बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है आपका, कलकत्ता में है। यानी ओवरऑल यदि हम ऑप्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, जो गलत है, इसके हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में, यानी डायरेक्ट इसका आंसर बी मार लीजिए। 65 में देखते हैं सार्क, तो सार्क के बारे में कहता है कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मैं इसके बारे में पहले बता दूं। सार्क की जो गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। और इस संगठन जो है और इस संगठन का जो खास तौर पर सचिवालय जो था, सेक्रेटेरिएट थी, उसकी स्थापना 17 जनवरी 1987 को काठमांडू यानी नेपाल में इसकी स्थापना की गई थी, इसके हेडक्वार्टर को, ठीक है। और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो मुख्य रूप से 8 सदस्य राष्ट्र, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और मुख्य रूप से ये श्रीलंका, ठीक है। तो इसके 8 जो है सदस्य राष्ट्र हैं। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसका भी बी ऑप्शन देता है कि इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, जो गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना तो मैंने बताया 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, यानी इसका आंसर बी होगा। अब देखते हैं अगला 66 में देखिएगा। 66 में कहता है निम्न में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाए। SDR जानते ही होंगे, SDR का मतलब क्या होता है भैया, ठीक है, स्पेशल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती है, ठीक है। तो उस आधार पर इसमें येन है, युआन है, पौंड है, लेकिन इंडियन जो करेंसी हमारा रुपया होता है इसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी इस आधार पर यदि आप ऑप्शन देखिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर है सी हो जाएगा, यानी रुपया हो जाएगा। 87 में देखते हैं 67 में देखते हैं तो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी। तो हम सभी को पता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला, तो इसको देखिएगा 2007 से लेकर के 2012 तक हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना चला। और इसको आप कह सकते किसने तैयार किया, तो सी रंगराजन जी जो थे, इसको मेन जो ड्राफ्टिंग था,
ठीक है। इसकी पूरी की पूरी जो कह सकते फिगरेटिव स्ट्रक्चर जो था, उस स्ट्रक्चर को सी रंगराजन जी ने तैयार किया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हम देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें एक हमने एवरेज रखा था, खासतौर पे जो हमारा जीडीपी था, तो जीडीपी का हम एक एवरेज रखा था, टारगेट था वो हमारा 8.1% थी, लेकिन हमने पाया था 7.9%। उसके बाद हम एग्रीकल्चर का यदि हम ग्रोथ रेट जीडीपी के आधार पर देखें तो वहाँ पर हम 4% एक्सपेक्ट किए थे, जहाँ पर हमने 3% इसको गेन किया था, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। 68 में हम देखते हैं, 68 कथन निम्न में से कौन सा कथन भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हमें फैक्ट निकालना है। पहला कहता है वित्त वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक विद्यालय से ड्रॉप आउट दर 2003-4 के 52.2% से घटकर 20% 2011-12 ये फैक्ट है, ठीक है। और इसके पीछे सरकार की भी बहुत बड़ी मोनोपोली थी कि मैं इसे घटा करके 20% ले आऊँगा, 52.2% इसको 20% पर ले आऊँगा। ये सरकार की एक्सपेक्टेशन थी, सरकार की एजेंडा थी और टारगेट थी। दूसरा है 0 से 6 वर्ष के लिए अनुपात को 2016-17 तक बढ़ाकर 950 करना था, ये फैक्ट है। आगे कहता है कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना था, यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2007 से जो 12 चला, इसकी जो भी यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट देती है, तीनों का तीनों जो हमारा स्टेटमेंट है, ये तीनों का तीनों हमारा स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है। 69 को देखते हैं, कहता है मौद्रिक नीति समिति जो होती है, ठीक है, मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी कमेटी होती है, उसके संदर्भ में कुछ विचार मांग रहा है कि सही है या गलत है। यहाँ सही मांग रहा है, कहता है एमपीसी का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दरों को निर्धारित करता है। यह फैक्ट है, इनका काम ही होता है कि आखिर हमारे पास जो इन्फ्लेशन हो रही है, आखिर इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, इसको स्टडी करना, रीड करना और उसकी जो चैलेंजेस उसको आउट कर देना, ठीक है, यानी उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेप्स उठाना, ठीक है। तो ये सारी जो होता है एमपीसी का कार्य होता है। दूसरा कहता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके एमपीसी का वैधानिक आधार दिया गया, ये फैक्ट है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमने देखा था 1 अप्रैल 1935 को जिसकी स्थापना हुई थी, वह हुआ था मुख्य रूप से देखा जाए तो उसका भी विचार जो हम हिल्टन यंग कमीशन पढ़ते हैं ना, हिल्टन यंग कमीशन के जो रिकमेंडेशन थी कि भारत के लिए केंद्रीय बैंक होगा, ये विचार बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया था, और था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के द्वारा, अपने किताब में चीज़ों को लिखे थे। और जो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना, 1930 में इसको कंसिडर किया। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या हम कह सकते हैं, देख सकते हैं आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत जो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का जो गठन की गई, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दो होती है। एक 1949 में हमने इसको नेशनलाइज किया, तो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 34, तो 34 जो होती है वो होता है द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द बैंक या सेटिंग अप द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। हम बैंक को स्टार्टअप करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो वो जो होगा और 1934 में आएगा। लेकिन बैंक का जो फंक्शंस होता है, जैसे डिपॉजिट होता है, लेंडिंग होता है, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, फंक्शनिंग होते हैं, वो हमारा 1949 में आ जाते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका दोनों का दोनों सही हो जाएगा। 70 में देखते हैं, 70 का आता है कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यानी स्टार्स परियोजना का संदर्भ निम्नलिखित कौन सी सही है। यानी इसमें भी हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं। टोटल हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इस परियोजना के अतिरिक्त 5 राज्य जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम को शामिल किया गया, फैक्ट है। उसके बाद है इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एशियन विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही, यह भी फैक्ट है। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो इसका हमारा दोनों का दोनों जो होगा आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी 71 को देखते हैं, तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू फ्लैग की बात कर रही है, फ्लैग प्रमाणन। तो ये कहता है कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आपको पता ही है कि ब्लू की बात हो रही थी, समुद्र की बात करेगा, ठीक है। जितने भी हमारे पास खासतौर पे हम पोर्ट की बात करते हैं, बंदरगाह का समुद्री से जो हमारे इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग होता है, और उसमें भी हमारे क्लाइमेट जो होती है, हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल, पर्यावरण इत्यादि को प्रोटेक्ट करते हुए उसके लिए अच्छे अच्छे कदम उठाते हुए इस तरह की हम परियोजना को शुरू करते हैं। तो इसमें कहता है कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाने वाला यह एक खास किस्म का प्रमाण पत्र है, फैक्ट है। उसके अलावे देखिएगा, इसका मकसद पर्यावरणीय जागरूकता के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना है, ये भी सत्य है। यानी इसका आंसर देखिएगा तो इसका सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। 72 में देखिए जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन हमारा जो है केंद्र सरकार की एक योजना थी, जो 2024 तक इसके हम डाटा देखें कि हर घर तक टैप कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य सरकार को था। इसमें भी आपको वर्तमान में डेटा देखिएगा कि इमर्जिंग स्टेट जो है भारत का,
तो इमर्जिंग स्टेट में भारत का देखिएगा कि तेलंगाना है और फिर हमारा बिहार है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे 2019 में इसको शुरू किए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और 2024 तक इस सरकार का कह सकते हैं एजेंडा है पूरा करने का। इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी, फैक्ट है। इसका उद्देश्य 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना, ये भी सच है। तीसरा कहता है भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, हाँ भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जो होती है वो इसको देखरेख कर रही है, वही इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जल जीवन मिशन के कारण है तो नोडल मंत्रालय, यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। आगे 73 में देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित पहलों और उन्हें लागू करने वाले संबंधित संगठन पर विचार करें। पहले किसान रेल, भारतीय रेल में आती है, एकदम सही है। फिर कहता है कृषि उड्डयन, ये हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आती है, यानी ओवरऑल दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन देखिएगा तो दोनों का दोनों सही है। 74 में देखिएगा तो जैविक खेती जो पोर्टल है इसके बारे में पूछ रहा है। तो जैविक खेती के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, बायो डिकम्पोज के हम इसमें मुख्य रूप से यूज करते हैं, जो हमारा कह सकते हैं डोमेस्टिक ही होती है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों का आप देखिएगा तो इसमें जो बात कर रहा है कि यदि कृषि मंत्रालय एमओए समझते हैं, एग्रीमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री की होती है, कृषि विभाग डीएसी के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, एकदम फैक्ट है। फिर जैविक खेती पोर्टल जो है ये एक ई कॉमर्स के साथ साथ एक ज्ञान मंच भी है, हाँ वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारी जैविक कृषि होती है, ठीक है। तो बायो जो हमारा या कसर जो जैविक कृषि होती है, जैविक कृषि से लेकर के क्या क्या नुस्खे अपनाना चाहिए, किस किस प्रकार के आपका सजा टेक्निक अपनाना चाहिए, कैसे करें जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी अच्छे हो, ठीक है। फर्टिलाइजर कम देकर के हम अपने जो हमारा नेटिव या डोमेस्टिक जो हमारे फर्टिलाइजर जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं उस आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्टिविटी कैसे करें, ये सारे चीज़ों को वहाँ पर हम स्टडी करते हैं। वहाँ पर इस तरह के ज्ञान भी आप कह सकते प्रोवाइड किए जाते हैं मंत्रालय के द्वारा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इसका हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा। लास्ट 75 करके हम छोड़ लेंगे। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के समय निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। कुसुम योजना क्या है? कुसुम योजना जो है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उसके अलावा देखिएगा जो हमारा एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर को जो डीजल की हम करते हैं तो डीजल यानी एलिजिबल कर सकते हैं कि मदद करने के लिए इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हम ऑप्शन देखें तो इसमें भी ऑप्शन हमारा दोनों का दोनों दे रहा है, ठीक है। यानी दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन दिख भी रहा है, तो इसलिए आंसर इसका आप 75 का सी ले लीजिएगा। अगले जो हमारा एपिसोड होगा वो 76 से हम शुरू करेंगे और 76 से उसमें आगे हम लोग प्रोसेस रखेंगे।